जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे नहीं पता कि मेरे चैनल से कितने लोग ऐसे पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे, पर ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसमें से आप कह भी रहे थे कि इस पे वीडियो बना दीजिए, तो एक छोटी सी वीडियो मैं बना देता हूं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि GSSB ने जो क्लर्कियल पोस्ट होती है उसके लिए क्या मॉडिफिकेशन किए हैं रिक्रूटमेंट रूल में। पहले अलग अलग हुआ करती थी, चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो या फिर हेड क्लर्क हो, इसके लिए अलग अलग वैकेंसी आया करती थी। अब इन सभी एग्जाम्स को कंबाइंड कर दिया गया है, इसके लिए एक एग्जाम होगा। अब एक एग्जाम होगा बट उसमें प्रीलिम और मेंस का थोड़ा सा है मैटर, वो मैं आपको समझाता हूं कि क्या मैटर है। पर हाँ, अब आपको एक एग्जाम देना होगा। अब इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पहले ये जान लीजिए, फिर एग्जाम पे चलते हैं। बाकी सारी चीजें तो जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें मेंशन किया गया। देखिए, मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से कि जब कई सारे सर्विसेज कंबाइंड होती हैं और ऐसे सर्विसेज जिनको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, मतलब जिनका पहले से एग्जाम का नेचर सेम था पर उसके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते थे, अगर ऐसे एग्जाम्स को हम कंबाइन करते हैं ना, तो पहला फायदा तो यही होता है कि जो पेपर लीक की पॉसिबिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। अब 4 एग्जाम्स हो रहे हैं, 4 बार चांसेस है कि पेपर लीक होगा। हो सकता है कि पेपर लीक हो, पता ना हो, पर मतलब मॉनिटर करने में भी थोड़ा मुश्किल रहता है। अब एक एग्जाम है तो एक ही बार कराना है, पेपर लीक के चांसेस कम है। आप कहोगे कि एक ही बार लीक हो जाएगा, सभी में चले जाएंगे, बात ये सही है, पर इसको मॉनिटर करना आसान होगा ना, कि एक ही एग्जाम हो रहा है तो उतना हाई तोबा नहीं रहेगा। दूसरा, मान लीजिए कि एग्जाम में जो डिले होते हैं कि भाई ये एग्जाम आया उसका इंतजार कर रहे हैं, वो आया उसका इंतजार कर रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, इसमें अपलोडिंग बाकी है और बोर्ड को भी प्रॉब्लम होती है, तो ये सब नहीं होगा। तो उनके पास जो मिनिमम मैन रिसोर्स अवेलेबल होता है या रिसोर्स अवेलेबल होता है उनके पास, जो उसमें ये काम आसानी से वो कर पाएंगे, तो दोनों मॉनिटरिंग हो पाएगी, एग्जाम डिले भी नहीं होंगे और लीक वाला जो इशू है उसको भी किसी हद तक मॉनिटर किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाना है उनको। ठीक है, तो इन शॉर्ट इन सभी को कंबाइन कर दिया गया है। तीसरा फायदा आपका ये है इसमें कि हर बार ये रहता है यार कि सिलेबस आएगा तो पढ़ेंगे, फिर कभी सिलेबस चेंज हो गया, कभी कुछ हुआ, ये सब चीजें नहीं रहेंगी। सिलेबस सिंक्रोनाइज होगा, एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, हर साल वैकेंसीज आएंगी। हर साल वैकेंसीज इसलिए आएंगी क्योंकि उसमें होता है ना कि इस बार जूनियर क्लर्क की आई, सीनियर की नहीं आई, हेड क्लर्क की आई, फला की आई, इस टाइप की चीजें हैं। अब ऐसा नहीं रहेगा भाई, एक ही एग्जाम होना है, हर डिपार्टमेंट से वो वैकेंसी मंगा लेंगे। हर साल हर डिपार्टमेंट को एक परफॉर्मा दे दिया गया, उसमें वैकेंसी भेज देना कि हमारे यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट है, उन सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एग्जाम करवा लेंगे। ये चीजें भी फिक्स हो जाएंगी कि साल में वो एग्जाम कब होगा, किस डेट को होगा, और वो टेंडेंसी बन जाएगी कि हर साल उसी टाइम पे वो एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसी टाइम पे एग्जाम होगा, उसी टाइम पे एक फिक्स टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा, एक फिक्स टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन हो ही जाता है अगर एक एग्जाम होता है। जैसे आप GPSC क्लास 1-2 का देख सकते हो, तो सेम वैसा ही यहां पे किया जाना है। मतलब अभी शुरू हुआ है पर होप सो कि हो जाएगा। मैक्सिमम स्टेट ऐसे एग्जाम्स फॉलो करते हैं कि वो एक एग्जाम करवाते हैं। इसमें एक फायदा और है आपका कि भाई सिलेबस चूंकि फिक्स है तो आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी है, एक ही चीजें पढ़ते रहना है। एक लेवल अचीव कर लोगे आप तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं अचीव कर पाओगे नहीं हो पाएगा। नुकसान बस मुझे इसमें इतना सा दिखता है कि एक एग्जाम है, मान लीजिए कुछ उस दिन जिस दिन एग्जाम है आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, या दिमाग नहीं काम किया, कुछ गड़बड़ी हो गई एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे कुछ गलत कर दिया आपने, वो हो सकता है ना। भाई प्रीलिम एग्जाम है, उसमें कुछ गलती हो गई, 1 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे में काम नहीं सही कर पाए तो हो गए, 1 साल अब इंतजार करना पड़ेगा, ये आप कह सकते हो इसका डिमेरिट है। या उस दिन घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप की जो चीजें हैं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है पर हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो हर किसी का कुछ ना कुछ डिमेरिट तो रहता है, उसको एकदम जीरो तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, पर इसके मेरिट्स ज्यादा हैं ऐसे कंबाइन करने के। अब आपको क्या करना है भाई, आपको बस प्लान करके तैयारी करनी है अगर आप इंटरेस्टेड हो। वैसे मेरे चैनल पे तो मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, पर फिर भी आपके घर में तो लोग होंगे, मतलब, और आपने इंजीनियरिंग किया तो आप ही सजेशन देते होगे उनको। अगर कामयाब हो तो, वैसे कामयाब नहीं रहोगे तो कोई सजेशन भी नहीं आपसे लेगा, कहेगा पहले खुद पढ़ लो, खुद सिलेक्शन लेना तो मुझे ज्ञान देना, क्योंकि इज्जत उसी की होती है ना जिसने कुछ अचीव किया है। जिसने नहीं किया है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं करता, भाई बहन छोटे बड़े कोई नहीं करते हैं। खैर, अब इस एग्जाम का डिस्कशन करते हैं कि भाई एग्जाम में है क्या। वैसे मैंने बता दिया आपको कि ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट, जूनियर क्लर्क वाली पोस्ट, सीनियर क्लर्क वाली पोस्ट और हेड क्लर्क वाली पोस्ट, ठीक है,
एक 20,000 वाली, 19,000 वाली, एक 25,000 वाली, एक 35,000 वाली, ये जो बेसिक पे हैं, और वो जूनियर वाले में तो फिक्स है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, ये सब तीनों चारों पोस्ट को कंबाइन कर दिया गया, मतलब टोटल 4 पोस्ट हैं, इन चारों को कंबाइन कर दिया गया है। सारे डिपार्टमेंट, पूरे गुजरात में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंट की ये जो क्लर्कियल पोस्ट हैं यहीं से रिक्रूट करके भेजी जाएंगी। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट को वहां पे छोड़ा गया है, किन डिपार्टमेंट को छोड़ा गया है वो आप देख लीजिए, मतलब आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा, और उसका रीजन भी है कि जब आप उनको देखोगे ना तो थोड़े स्पेसिफिक टाइप के हैं। अब ये जो है यहां पे देखिए, यहां पे मेंशन किया गया है कि सारे क्लर्क एक्सेप्ट देन द अपेंडिक्स बी, यहां पे भी बी मेंशन किया गया, यहां पे भी बी में कुछ पोस्ट मेंशन की गई हैं जो इस एग्जाम से नहीं ली जाएंगी। वो कौन सी पोस्ट है? तो ये पोस्ट का नेचर देख के आपको लगेगा कि ये थोड़े स्पेसिफिक टाइप की पोस्ट है, जहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी, जैसे ये कोर्ट वाली पोस्ट है। ठीक है, तो अब कोर्ट वालों को कुछ एडिशनली वो मांगते होंगे अलग से, क्योंकि उस एग्जाम का उस काम का नेचर अलग है, जनरल नेचर का नहीं है। बाकी चाहे डीएम ऑफिस में कोई क्लर्क हो, एसडीएम ऑफिस में कोई क्लर्क हो, तालुका में कोई क्लर्क हो, पंचायत में कोई क्लर्क हो, उन सबको एक जैसे ही काम करना रहता है, तो उनको जनरल एग्जाम से लाया जा सकता है। पर जो कोर्ट में काम करेगा, ऐसे कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज दे रखी हैं, इनके लिए वो सेपरेट एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि ये उसमें कंबाइंड नहीं है, इनको कंबाइंड नहीं किया गया। पोस्ट ये भी जैसे सीनियर क्लर्क की पोस्ट है, इसके ऊपर जो गया आपका वो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर नीचे आपकी हेड क्लर्क की पोस्ट रहेगी, पर क्लर्क की पोस्ट है, पर इसके लिए सेपरेट एग्जाम करवाया जाएगा, जैसे पहले होता था वैसे करवाया जाएगा। इसको इस एग्जाम में कंबाइंड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? मेरे वजह से, मुझे जो रीजन लगता था, लॉजिकल लगता था, मैंने बताया कि थोड़ी स्पेसिफिक टाइप की ये पोस्ट है, तो इनके लिए थोड़ा स्पेसिफिक डिमांड होता होगा, तो इस वजह से यहां पे जनरलाइज नहीं किया गया। बाकी जो जनरलाइज नेचर की पोस्ट हैं, जिनका काम जनरलाइज्ड है, उनको कर दिया गया है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? पहले होगा आपका एक प्रीलिम एग्जाम। जो आपकी एक क्लर्कियल पोस्ट है ना, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को इन्होंने बोला है भाई, एक होगा ग्रुप ए, एक होगा ग्रुप ए, दूसरा होगा ग्रुप बी। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में वो सारी पोस्ट रखी जाएंगी जो डायरेक्टली डीएम ऑफिस से कंट्रोल्ड नहीं की जाती हैं। ग्रुप ए में वो सारी पोस्ट रखी जाएंगी जो डीएम ऑफिस से डायरेक्टली कंट्रोल की जा सकती हैं। डायरेक्टली कंट्रोल्ड का मतलब है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस। तो यहां पे वो पोस्ट, अब ऐसी कौन सी पोस्ट हो सकती हैं? अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो आपके यहां पे बहुत सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जैसे GSSB हैं, या ऐसे जिनका मतलब सेपरेट थोड़ा ज्यूरिडिक्शन होता है, में भी उनको उस पोस्ट में रखे। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, बस इतना ही मेंशन किया गया है कि वो ऑफिस जो डायरेक्टली डीएम के अंडर में नहीं आती हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में नहीं आती हैं, उनको उनकी अपॉइंटमेंट वहां से नहीं होती थी, तो उनके लिए B ग्रुप बनाया गया है, और बाकी सभी सर्विसेज के लिए, सभी क्लर्क के लिए A ग्रुप बनाया गया है। अब A B में डिफरेंस क्या है, वो थोड़ा एग्जाम पैटर्न में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सैलरी के हिसाब से मत मान लेना आप, सैलरी के हिसाब से नहीं, जो इन दोनों में डिफरेंसेस है वो मैंने बता दिया। सैलरी तो पोस्ट के हिसाब से मिलेगी ना, आप तो ऐसा नहीं कि भाई A B लिखा हुआ है तो A ऊपर हो गया, B वाली सारी पोस्ट नीचे है, ऐसा नहीं है। क्लर्कियल का जो लेवल होता है उसके हिसाब से पे स्केल मिलेगा, पर ऑफिस का जो कंट्रोल है वो अलग अलग आदमी के हाथ में रहेगा, उसके बेसिस पे डिवाइड किया इन्होंने। अब चाहे ग्रुप ए हो चाहे बी हो, सबके लिए एक ही प्रीलिम एग्जाम है। ये प्रीलिम एग्जाम है 100 मार्क्स का और 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का आपको एक प्रीलिम एग्जाम देना होगा। ये मैंडेटरी है कि 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स है इसमें, पर 40% ला दोगे तो ऐसा नहीं कि आपको क्वालिफाई कर ही दिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। ये एग्जाम्स केवल मेंस में क्वालिफाई होने के लिए स्क्रीनिंग एग्जाम है। जो रिक्रूटमेंट रूल है वो कहता है कि जितनी टोटल पोस्ट होगी उसकी 7 टाइम्स लोगों को मेंस एग्जाम में अलाउ किया जाएगा, ठीक है। पर उसके साथ ये क्राइटेरिया भी होनी चाहिए कि 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। मान लीजिए केवल 6 टाइम लोग हैं जो 40% लाए हैं, तो केवल 6 टाइम को अलाउ किया जाएगा। मान लीजिए 10 टाइम लोग हैं कि 40% लाए हैं, तो 10 टाइम को नहीं किया जाएगा, तब 7 टाइम को किया जाएगा। होप सो कि आपको मैटर समझ में आ गया कि क्या है। अब इस एग्जाम में होगा क्या, इन दोनों एग्जाम में
आपको गुजराती 15 मार्क्स की दी जाएगी, आपको इंग्लिश 15 मार्क्स का दिया जाएगा, आपको रीजनिंग दिया जाएगा 40 मार्क्स का, आपको एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, इसे सिंपल मैथ्स हम कह देते हैं, एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। ये टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का, 60 मिनट का ये टेस्ट होगा। अब जो लोग प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेंस देना होगा। मेंस में यहां पे डिफरेंसेस किए गए हैं इन दोनों एग्जाम में। इसका मेंस डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, मतलब यहां पे आपको लिखना होगा और ये होगा 350 मार्क्स का। 350 मार्क्स में क्या क्या इंक्लूड है भाई? 350 मार्क्स में गुजराती आपका 100 मार्क्स का है। गुजराती का सिलेबस डिटेल में दिया गया है रिक्रूटमेंट रूल में, वहां पे आप देख पाओगे। उसी तरीके से इंग्लिश का पेपर आपको देना होगा 100 मार्क्स का, ये सारा डिस्क्रिप्टिव है। जीके का पेपर आपको देना होगा 150 मार्क्स का, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का है, आपको लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव वाला ट्रिक नहीं करना है, ठीक है। बी कैटेगरी में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, ये जो आपका प्रीलिम की मेरिट बनेगी ये दोनों के लिए अलग अलग बनेगी, ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए अलग अलग बनेगी। और आप जब प्रीलिम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो उस समय आपको चॉइस भी दिया जाएगा कि आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग दोनों के लिए ही अप्लाई करेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा कोई ग्रुप चूज करेंगे, तो दोनों के लिए ही आप करोगे, ऑब्वियस सी बात है। पर जो मेरिट बनाई जाएगी वो सेपरेट बनाई जाएगी, मतलब उसी बेसिस पे जैसे आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। उस चॉइस बेसिस पे जितनी पोस्ट ग्रुप ए में अवेलेबल है उसका 7 टाइम, जितनी पोस्ट ग्रुप बी में अवेलेबल है उसका 7 टाइम्स बनाया जाएगा। फिर क्या डुप्लीकेशन यहां पे होगा कि ग्रुप ए वाले ऐसे कैंडिडेट होंगे, हो सकते हैं जो बी में भी क्वालिफाई हो, बी वाले ऐसे हो सकते हैं जो ए में क्वालिफाई हो। हाँ, बिल्कुल इसका चांस रहेगा कि जिसके अच्छे मार्क्स हैं, अगर वो दोनों चॉइस चूज किया है तो दोनों में क्वालिफाई होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां पे जो मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर का होगा मेंस नाम है एग्जाम का, पर होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का। वहां का मेंस डिस्क्रिप्टिव नेचर का, वहां का मेंस 350 मार्क्स का होगा और हर पेपर 3 आवर का होगा। ये पेपर कितना होगा? 3 आवर और ये भी 3 आवर का होगा, मतलब पूरे 9 घंटे पेपर देने हैं भाई। वैसे कौन सी नौकरी दे रहे हैं यार, देख रहे हो क्या हालत हो गई है, इतना आपको टाइम देना भाई वहां पे। मतलब अब इनको लग रहा है कि यार मतलब क्वालिटी लोग पहले नहीं आ रहे थे, अब आएंगे क्वालिटी वाले लोग। यहां पे आपकी गुजराती होगी 20 मार्क्स की, इंग्लिश होगी आपकी 20 मार्क्स की, फिर पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और एक्ट से रिलेटेड चीजें होंगी आपकी 30 मार्क्स की, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर कल्चर, ये होगा आपका 30 मार्क्स का, फिर आपका इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट होगा 30 मार्क्स का, फिर आपका करंट अफेयर होगा 30 मार्क्स का, और नीचे इसमें अगेन रीजनिंग आ जाएगी 40 मार्क्स की। तो आप देख पाओगे ये 40 मार्क्स हो गया दोनों, और ए आपके हो गए 120 मार्क्स, ठीक है। तो 120 ए, 40 ए और 40 ए, ये हो गया आपका 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा आपका। टाइम रहेगा इसके लिए आपको 2 आवर, टाइम रहेगा 2 आवर का, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पैटर्न हो गए। पहले प्रीलिम देना है आपको, फिर जो लोग प्रीलिम में क्वालिफाई होंगे उनसे मेंस के लिए फॉर्म भराया जाएगा। जैसे जीपीएससी का पैटर्न है ना, कुछ कुछ वैसा ला दिए हैं। जो सिलेबस भी मैंने देखा है आपको बहुत हेल्प करेगा, पर एक नुकसान मुझे जो थोड़ा बड़ा नुकसान लगता है इसमें, उन बच्चों का, स्पेशली जो GSSB की तैयारी करते थे या इस पे फोकस्ड रहते थे, या जो ये मानते हैं कि चलते थे कि यार अपने से मतलब वो ऊपर वाली तैयारी नहीं हो पाएगी। जीपीएससी में जो आती हैं क्लास 3 टू क्लास 1, जो बच्चे वो तैयारी कर रहे होंगे वो शायद प्लान बी समझ के इसका एग्जाम भी दें, या वो बच्चे जो क्लास 1 टू 3 जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पर उनसे वहां पे अच्छा नहीं हो पा रहा है, कंपटीशन वहां पे बीट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए एक साल, अब तो क्या होता है कि कई बार लोग होते हैं ना, वो कहावत कहते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पर टीचर की वैकेंसी में गए थे एग्जाम देने, मुंह ढक के कोई देख ना पाए, कहेंगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और आए हैं टीचर बनने। तो कई बार शर्म आती है। आप कैंडिडेट हो, हमारे टाइम पे हम थे, हमें भी ऐसा लगता था कि यार बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो छोटे में जाओगे, सब क्या कहेंगे कि इनके अपने एबिलिटी पे भरोसा नहीं है। पर जाते हैं लोग ना भाई,
पहले नौकरी चाहिए और लोगों का ये देखना कि वो क्या सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट जो वहां पे अच्छे नहीं कर पा रहे हों, वो ये फॉर्म भरें, उनको एक एज मिल सकती है, ये हम कह सकते हैं, एक एज मिल सकती है। बाकी ये नहीं कह सकते कि वहां पे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आके तीर ही मार देंगे एकदम से, उन्हीं का क्रैक होगा, बाकी लोगों का होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो पढ़ेगा उसका होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कितना भी 30 मार खा है, बस सपनों में रहेगा। ग्राउंड रियलिटी पे ना जहां पे खड़ा होगा वहां पे कुआं ही बन जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। बट हाँ, कभी कभी होता है कि क्लास 1 की तैयारी, क्लास 1, 2, 3 की तैयारी जीपीएससी में अच्छी मेहनत लगा के कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं हो पा रहा है। तो मेहनती लोग हैं तो उनका ऐसे लोअर कोर्सेज में हो जाता है, तो थोड़ा एक डिमेरिट में इसको आप ऐड कर सकते हो उन बच्चों के लिए जो केवल GSSB की तैयारी कर रहे थे। बाकी तो और कोई डिमेरिट नहीं है, बाकी फायदे ही फायदा है। तो बस सिलेबस देखिए, तैयारी अगर करना है तो लग जाइए, नहीं करना है, किसी दूसरे को बताना है तो जरूर बताइए, कहिए भैया लग जाओ, जब भी एग्जाम आएगा। वैकेंसी भी इसमें ज्यादा आती है, मैं देख रहा था तो केवल एक मैंने देखा, जैसे कि सीनियर या जूनियर या हेड का देखा तो किसी में 200, किसी में 400, किसी में 500 ऐसी वैकेंसी आई हैं। तो अब कंबाइंड होके आएंगी तो 1000 वैकेंसी, 1500, 2000, 3000 जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी आएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाएगा, जो वैकेंसी वैकेंट होगी डायरेक्ट नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आएगी। तो वेटिंग वाला झंझट खत्म कर दिया गया है, अब कोई वेटिंग नहीं होगा, सीधा भर्ती नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आएगी। एक इस बात की भी श्योरिटी है कि हर साल वैकेंसी आएगी, तो आपको इंतजार नहीं करना है कि वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे, आपको बस तैयारी करते रहना है। हर बार वैकेंसी आएगी, बस आपको डिसाइड करना है कि आप किस साल सिलेक्शन लोगे। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।